बच्चों टॉपिक जो मैं आप बता रहा हूँ आज का, मैंने बताया बेटा 100% आएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको सीख लो, कर लिया तो समझ लो 6 नंबर पक्के हैं बच्चों एग्जाम के 100%। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जिसका दूसरा नाम है बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। लास्ट क्लास में कल बच्चों जितने भी रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को टीपी वर्सेस एमपी सिखाए थे, एक तो वो सारे रिलेशनशिप इसके अंदर यूज़ होंगे। ठीक है ना, तो जो भी हमने वो कल डायग्राम सीखे थे वो सारा काम इसमें यूज़ होगा। प्लस में ये खुद जो इसकी लैंग्वेज है, अगर आप एज इट इज़ उसको लिखते हैं एग्ज़ाम में तो उसका मज़ा कुछ अलग ही है। ठीक है ना, मैं रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि ये लैंग्वेज अगर आप समझते हो, सीखनी है, समझनी है पहले उसको, उसके बाद इसको ऐसे ही लिखना है, तो फिर हमारे वो मार्क्स बढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास फिर मार्क्स आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो लैंग्वेज के साथ भी अटैचमेंट रखनी है, कॉन्सेप्ट के साथ भी अटैचमेंट रखनी है। तो चलिए सीखते हैं बेटा ये लॉ क्या है। सबसे पहले तो बेटे जो कल वाली क्लास में मैंने सिखाया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो लॉ है, ये अपने आप में कौन से रन में अप्लाई होगा बच्चों, तो पता होना चाहिए बेटा शॉर्ट रन में। ये कौन सा लॉ नहीं है, ये लॉन्ग रन लॉ नहीं है। ये कहाँ एप्लीकेबल होता है बेटा, शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? इट्स अ शॉर्ट रन लॉ। शॉर्ट रन कैसी टाइम की सिचुएशन है बच्चों, याद करो मैंने आपको बताया था, व्हेन देयर आर फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर एफएफ लिख देता हूं, व्हेन देयर आर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, when there are variable factor of production, then short run means the fixed factor will remain same and you can only increase the units of variable factor 1 by 1। बोलो ठीक है। और जब आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने से आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, मार्जिनल प्रोडक्शन के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था बच्चों कि जब आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को 1 by 1 इंक्रीज करते हो विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स की कांस्टेंट यूनिट्स के साथ, यानी कि 2 हेक्टेयर लैंड के साथ, तो इनिशियली रिस्पॉन्स कैसा मिलता है बेटा, शुरू का रिस्पॉन्स ऐसा होता है बच्चों कि फिक्स्ड फैक्टर्स का जो पहले अंडर यूटिलाइज्ड फिक्स्ड फैक्टर्स थे, जैसे जैसे आप लेबर की 1 यूनिट्स को बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो आपके फिक्स्ड फैक्टर का वेरिएबल फैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ रहे हो? मैंने एग्जांपल देके बताया था बेटे, एक छोटा सा 2 हेक्टेयर लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, उसके ऊपर एक बंदा बैठेगा, उसको एग्रीकल्चरल रिलेटेड अपने सारे काम खुद से करने होंगे। किसी काम में वो क्या होगा, परफेक्ट होगा, और किसी काम में वो इम्परफेक्ट होगा। लेकिन जब बंदा ही एक है और सारे काम उसी को करने हैं तो बेचारा मजबूर है। इन दैट केस उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, सफ़र हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे 1 के साथ 1 और कितने लोग हो गए बेटा, 2, फिर 3, फिर 4, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब बच्चों ये है कि टोटल प्रोडक्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे फिक्स फैक्टर के साथ आप वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को यूज कर रहे हो बेटा, तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन कल मैंने कल की क्लास में कितना बोला था, बोलो 2। फिर 2 हेक्टेयर के साथ 2 लोग लगा दे बेटा, कितना हो गया 5, बहुत बढ़िया। फिर 2 हेक्टेयर के साथ 3 लगा दे, कितने हो गए 9। फिर बच्चों फिर 12। अच्छा, एक बार के लिए इसको छोड़ता हूं, यहां तक बताओ बेटे, टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट increasing rate, and hence up to this level marginal production is increasing। कोई बच्चा ये तो नहीं कह रहा बेटा मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट something rate? No, the rate word will not be used with MP and AP. The rate word will be used only with the TP। टोटल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसका रेट होता है, मार्जिनल या एवरेज वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो या तो इंक्रीज होते हैं और या फिर डिक्रीज होते हैं, या तो मैक्सिमम होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं, या तो नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है ना, लेकिन रेट शब्द का यूज बच्चों मार्जिनल और एवरेज के साथ नहीं करना।
ठीक है सर। तो बच्चों यहां तक की जो स्टेज है इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और यहां तक हमारी फर्स्ट स्टेज का एंड हो गया है। ये हमारी पहली स्टेज खत्म। इसको बोलते हैं बेटा सिचुएशन कौन सी है, ये सिचुएशन है इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं बेटा, फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। फाइल में सब कुछ लिख के दे रखा मैंने, अभी मैं पढ़वाऊंगा अभी वहां पे। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, और इसको बोलते हैं बेटा ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। डन, पहला काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना नहीं रोकते और हम कहते हैं हमें तो और प्रोडक्शन चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और हम कहते हैं भाई हमें तो इसी 2 हेक्टेयर के फिक्स्ड फैक्टर के साथ 4 यूनिट बैठानी है लेबर की, इसी 2 हेक्टेयर के फिक्स्ड फैक्टर के साथ हमें तो 5 यूनिट बैठानी है लेबर की, तो बच्चों अभी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से ही इंक्रीज होता रहेगा ऐसा नहीं है। अब क्या होगा बेटा, डिमिनिशिंग रिटर्न विल कम्स टू प्ले एंड द टोटल प्रोडक्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो आप प्लीज मुझे बताइए, अगर मुझे अब 4 फैक्टर पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट लगाना है तो मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा? कितना? 9 के बाद 12। बच्चों किस लिए? क्योंकि जब 9 पे था तो आपका इंक्रीज कितने यूनिट्स का हुआ था, कितने क्विंटल का हुआ था? 4 का, और अब मुझे 4 से कम करना है तो कितना हुआ? 3 का। उसके आगे अगर 5 लेबर लगाए और मुझे अभी सेम रिटर्न फॉलो करने तो कितना करना पड़ेगा इंक्रीज? अभी 3 हुआ तो अब 2 का इंक्रीज करना पड़ेगा तो कितना? 14। और उसी 2 हेक्टेयर लैंड पे 6 लेबर बिठा दिए तो अब कितने का इंक्रीज करके दिखाऊं? 1। तो कितना हो जाएगा बेटा? 15। और उसी 2 हेक्टेयर लैंड पे 1 लेबर और बिठा दूं, यानी कि 7 लेबर बिठा दिए, 7वां लेबर और बिठा दिया, तो अभी कितना इंक्रीज करके दिखाना पड़ेगा? 0 का, यानी जो 15 है बेटा वो 15 ही रहेगा। और उसी 2 हेक्टेयर लैंड पर, अच्छा यहां रुक जाओ एक बार, यहां पर क्यों रुका हूं बेटे मैं? आप वो सुनो, यहां पर बेटे आपकी सेकंड स्टेज का अंत होता है, जो कौन सी स्टेज है बच्चों? डिक्रीजिंग रिटर्न, या मैं दूसरा नाम बोलूं तो क्या बोलूंगा बेटा? डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, और इसका नाम हो गया सेकंड स्टेज। बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न खत्म, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न खत्म, लेकिन हमने अपने लेबर बढ़ाने बंद नहीं करे। हमने कहा भाई हम कौन सा लेबर बिठाएंगे यहाँ पर? हम तो उसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर साथ में 2 हेक्टेयर लैंड के साथ अब 7 नहीं, हम कितने लेबर बिठाना चाहते हैं? 8। तो 8वां लेबर अगर आप बिठाओगे तो बेटा सिचुएशन एक ऐसी भी आ जाएगी कि जब अब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, वो मैक्सिमम ऑलरेडी हो चुका है, और आप फिर भी 1 लेबर बिठा रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि घटना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा भी होगा। तो प्रोडक्शन कितना हो गया बेटा? 14। ये स्टेज भी आएगी। उसका रीजन बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में बताया था, क्योंकि 7 लोग भी वहां पर काम करने के लायक नहीं है, इतना पीस ऑफ लैंड नहीं है कि 7 लेबर बैठे, पर आपने 7वें को जबरदस्ती घुसाया वहां पर, तो उसकी आउटपुट कितनी आई थी? 0। और अब आपने जबरदस्ती कौन सा नंबर बंदा बिठा दिया वहां पे बेटा? 8वां और बिठा दिया, तो वो जो 8वां बंदा है शायद वो 6ठा नंबर लेबर, 5वां नंबर लेबर, 4था नंबर लेबर को भी काम करने में क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो पहले जो अच्छी वाली आउटपुट हो रही है वो आउटपुट भी होनी बंद हो जाएगी। तो आपका टोटल प्रोडक्शन इज नाउ नॉट मैक्सिमम बट इट स्टार्ट्स फॉलिंग। गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो बच्चों जरा मार्जिनल प्रोडक्शन की सिचुएशन बताओ। सेकंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन क्या था? 4 के बाद कितना हो गया बेटा? 3। घटना स्टार्ट हो गया। इसीलिए देखो मार्जिनल प्रोडक्शन के नाम से स्टेज का नाम है। फर्स्ट स्टेज में देखो जरा चेक करो तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है? 2, 3, 4। इट इज इंक्रीजिंग, तो इसलिए स्टेज का नाम क्या बेटा? इंक्रीजिंग रिटर्न। बात समझ में आ गई? और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन बताओ कितना? 4 से घट के कितना हो गया? 3। अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो। तो अब मुझे बताओ मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है सर, घट रहा है। इसीलिए तो बेटा स्टेज का नाम क्या है? डिक्रीजिंग या फिर
डिमिनिशिंग रिटर्न। आपको मेरी बात समझ में आ गई। और तीसरे नंबर पे बताओ बेटा, अगली मैंने येलो लाइन के नीचे जो टीपी हो गया 15 से घट के कितना रह गया बेटा, सिर्फ और सिर्फ 14। तो मार्जिनल प्रोडक्शन बताओ क्या है, -1। इसीलिए बच्चों इस स्टेज का नाम होता है नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न कौन सा रिटर्न बेटा, नेगेटिव रिटर्न। और ये है हमारी थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज के बाद लॉ थर्ड स्टेज में ही रह जाएगा। अगर आप कहोगे सर हम अगर और फैक्टर्स बढ़ाएं तो क्या होगा, तो बेटा थर्ड स्टेज में ही लॉ रहेगा और इसका कुछ नहीं होने वाला है ना। थर्ड स्टेज में ही आपका लॉ रहेगा और इसका कुछ होने वाला है नहीं। लो बेटे, ये मैंने आपकी स्टेजेस के हिसाब से टेबल को कर दिया डिवाइड। सबको बात समझ में आ गई। पहली स्टेज का नाम बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न, वेयर टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज इंक्रीजिंग। थर्ड यूनिट ऑफ लेबर तक ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो स्टेज कौन सी आ जाती है बच्चों, डिमिनिशिंग रिटर्न। वहां पर टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट एंड हेंस एमपी इज डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग, दैट इज द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। दूसरी स्टेज हो गई, ठीक है। यहां पर बच्चों देखो, अगर आपसे कोई पूछे ना तो बेटा आपको ये कहना है कि फर्स्ट स्टेज का ये ग्रीन लाइन, यानी जो येलो लाइन थी अभी ग्रीन कर दी मैंने, ये फर्स्ट स्टेज का एंड एज वेल एज द सेकंड स्टेज की शुरुआत है, समझ रहे हो। और ये वाली ग्रीन लाइन बच्चों सेकंड स्टेज का एंड एज वेल एज थर्ड स्टेज की शुरुआत है। और बच्चों थर्ड स्टेज नेवर एंड्स। अगर आप थर्ड स्टेज में चलते चले जाना चाहते हो तो बेटा चलते ही जाओ, थर्ड स्टेज का कभी अंत नहीं होता है। बोलो ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर, लॉ क्लियर हो गया बच्चों। ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की डिफरेंट स्टेजेस हैं। आइए अब ये सारी बात मैं आपको फाइल में दिखाता हूं जरा, और इस पूरी बात को मैं पहले यहां पर लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ता हूं। देखो अब ध्यान से सुनना बच्चों बात को। द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। कौन से रन में बेटा बताता है, शॉर्ट रन में। क्लियर हो गया। दिस लॉ शोज द, किस चीज की नेचर को शो करता है बेटा, नेचर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट। आउटपुट का मतलब बेटा किसकी रेट को शो करता है, टोटल प्रोडक्शन की रेट को शो करता है, ड्यू टू चेंज इन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। बता दो जरा बेटा ये कौन सा वेरिएबल फैक्टर के बारे में बात हो रही है, लेबर। समझ में आ रहा है। यानी ये लॉ ये कहता है आउटपुट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा जब हम लेबर के को बदलेंगे, यानी वन वेरिएबल फैक्टर को जब हम चेंज करेंगे, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये बेटा किसकी कांस्टेंसी के बारे में बात हो रही है, लैंड। फिक्स्ड फैक्टर अगर कांस्टेंट रहे और हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को एक एक करके अगर बढ़ाएं तो आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, उसके बिहेवियर को शो करने वाला लॉ कौन सा लॉ है बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बोलो ठीक हो गया। और ये लॉ ये कहता है कि इनिशियली द रेट ऑफ चेंज विल बी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, आई मीन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी विल बी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एंड फाइनली टीपी becomes maximum and starts falling. This is the rate of change of output with the units of increase in labor, keeping the fixed factor constant. कर लोगे? चलिए ये देखो जी, ये इंट्रोडक्शन है बेटा, और ये रही स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। States that as we increases the quantity of only one input, that is labor, keeping the other input fixed, that is land, the total production initially increases at increasing rate, yes, then at decreasing rate। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीच में एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां पर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। तो सर लिखते क्यों नहीं हम कांस्टेंट रेट, और टेबल में भी बनाते क्यों नहीं है कांस्टेंट रेट? बेटे अब इस टेबल के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कांस्टेंट रेट ना आने की वजह क्या है, हम क्यों नहीं लिखते, होती है तो लिखते क्यों नहीं, अभी बताऊंगा बेटा, ठीक है। देन इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली यानी फाइनली इट इंक्रीजेज एट नेगेटिव रेट। किसके बारे में बात हो रही है बेटा, सारी की सारी टोटल प्रोडक्शन के बारे में सारी की सारी बात हो रही है, जिसके बारे में डिस्कशन करें। लेकिन ऐसा होगा
फिक्स के साथ आप वेरिएबल बढ़ाओगे और टोटल प्रोडक्शन के पूरी नेचर ऐसी होगी, लेकिन कुछ अजम्पशंस हैं बच्चों, अगर ये अजम्पशंस पूरी होंगी तो ऐसा होगा, अगर ये अजम्पशन पूरी नहीं होगी तो शायद ऐसा ना हो। मैं बताता हूं बेटे ये अजम्पशन क्या है, और ये रही पहले टेबल। इस टेबल पे आ जाओ पहले। ये देखो बच्चों, अभी समझाया मैंने, ये फिक्स फैक्टर बच्चों डन है, लैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रही लेबर, वेरिएबल फैक्टर डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर लिख देता हूं, ये रहे फिक्स फैक्टर, ये रहे वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है बच्चों? 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, कैसा इंक्रीज है बोलो यहां तक? 2, 5, 9, इंक्रीजिंग एट, इसलिए इस रिटर्न का नाम बच्चों इंक्रीजिंग रिटर्न, और ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज का एंड, एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑल्सो। हो गया, ठीक है। लेकिन हमने अपनी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को रोका नहीं बेटे। हम इस 3 के बाद हम चले गए चौथे लेबर पे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, और आप देखो टोटल प्रोडक्शन 9 से 12 से 14 से 15 से 15। हाँ बच्चों बता दो जरा, टीपी इज इंक्रीजिंग एट, दिस इज द विच स्टेज? दिस इज सेकेंड स्टेज का हो गया एंड, और थर्ड स्टेज की हो गई शुरुआत। और हम फिर भी नहीं रुके, 2 के साथ बेटा कितने नंबर ऑफ लेबर लगा दिए? 8, और टोटल प्रोडक्शन घट के कितना रह गया? 14, और मार्जिनल प्रोडक्शन कितने में आ गया? नेगेटिव में आ गया सर। इसलिए इस स्टेज का नाम क्या है? नेगेटिव रिटर्न, यानी कि थर्ड स्टेज। ऑलराइट, अब थोड़ा सुनना बच्चों। फिक्स्ड फैक्टर के साथ जब मैंने वेरिएबल फैक्टर को लगाया, शुरू में प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। हमने फिक्स्ड फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर के साथ जब कंबाइन किया तो इनका इनिशियल रेशो बच्चों क्या था? 2:1। ऑल्टर होके फिर कितना हो गया? 2:2। फिर ऑल्टर होके फिर कितना हो गया बच्चों? और ये और बेहतर 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 बढ़िया होता चला जा रहा है। इसलिए आपका टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है बच्चों? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हद से ज्यादा जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो ये रेशो अच्छा नहीं, अच्छा होके फिर क्या होना शुरू हो जाता है? खराब, बेकार होना शुरू हो जाता है। देखो 2 के साथ आपने कितने लेबर बिठा दिए? 2 हेक्टेयर के साथ 4। अब रेशो क्या हो गई? जो 2:1 से शुरू किया था अब वो रेशो क्या हो गई? 1:2। बोलो सुनो, है कि हो गई नहीं? 2:4 यानी 1:2। फिर क्या रेशो होगी बच्चों? 2:5। फिर क्या रेशो होगी बोलो? 2:6। फिर रेशो क्या होगी बच्चों? 2:7। तो ये रेशो अब अच्छी नहीं रही, अब ये क्या होती चली जा रही है? खराब। आप फिक्स्ड फैक्टर्स का ओवर यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, हद से ज्यादा लेबर बिठा करके आपका फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का कोऑर्डिनेशन क्या होता चला जा रहा है? अब डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। बच्चों बात समझ में आ रही है? इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न अब कौन सा रिटर्न में कन्वर्ट हो चुका है? डिमिनिशिंग रिटर्न में। और 9 से 12, 12 से 14, से 15 से 15 ये हो गया। ठीक, हद से ज्यादा बिठा दी सर 8, रिटर्न आ गया नेगेटिव। सारी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। ठीक, अब बच्चों ये लॉ तब लगेगा बेटा जब ये अजम्पशंस पूरी होंगी। अजम्पशंस क्या है बेटे? सबसे पहली अजम्पशन, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजिंग कैन इंक्रीज कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। हाँ जी, सिर्फ आपको किसको बढ़ाना है बच्चों? लेबर को। किसको नहीं बढ़ाना? लैंड। क्योंकि अगर आप लैंड भी बढ़ाते हो, लेबर भी बढ़ाते हो, तो बच्चों फिर ये शॉर्ट रन नहीं रहा, फिर कौन से रन में चले गए आप? सब तो लॉन्ग रन में चले गए। और लॉन्ग रन का मतलब होता है बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं, वो लॉ होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली असम्पशन क्लियर हो गई, सिर्फ किसको बढ़ाना है? वेरिएबल फैक्टर को, कीपिंग द फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट। दूसरा बच्चों, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस। एक ये शर्त है बच्चों आपके पास, ऐसा होना चाहिए। देखो आप मेरी बात समझो, आपको यहां पर समझ में आएगी बात। ये देखो मैंने एक फैक्टर बढ़ाया सर, एक लेबर, एक के साथ कितना लेबर हो गया? 2, 3, 4। लॉ कौन से स्टेज में एंटर कर चुका है? सेकंड स्टेज में एंटर कर चुका है। रिटर्न के नाम बोलो तो इंक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न? डिमिनिशिंग रिटर्न में एंटर कर चुका है। मैंने 5वां लेबर बढ़ा दिया। लॉ कौन से स्टेज में? अभी भी डिमिनिशिंग रिटर्न। बोलो सही है? सही है। यहां पर लेबर जो है ना वो सारे हल्के फुल्के लगा रखे हैं,
समझ रहे हो? मतलब जिनकी आउटपुट अच्छी नहीं है, ये चंदन जैसे लगा रखे, ठीक है, ठीक ठाक से। फिर छठा लेबर होमोजीनियस नहीं लगाया भाई, छठा लेबर मैंने अपने जैसा लगा दिया, हट्टा कट्टा एकदम बढ़िया। बच्चों मुझे बताओ, एकदम से लॉ क्या पता ऐसे हो जाए, डिमिनिशिंग रिटर्न से सीधा कौन सी स्टेज में फिर से एंटर कर जाए, इंक्रीजिंग। लॉ डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे कर दिए, हेट्रोजीनियस। मेरी बात समझ रहे हो? पहले 5 लेबर आपके हल्के फुल्के हैं और छठा लेबर आपका प्रोडक्टिव है, अच्छी आउटपुट वाला है, तो लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न से फिर कौन सी स्टेज में एंटर कर सकता है, सर इंक्रीजिंग रिटर्न में एंटर कर सकता है। तो लॉ लगने के लिए जरूरत क्या है, अगर चंदन जैसे से शुरू किया तो चंदन जैसे से खत्म करें, अगर मेरे जैसे से शुरू किया तो मेरे जैसे पे खत्म करें, तो लगेगा लॉ, नहीं तो लॉ बीच में डिस्टर्ब हो जाए। असम्पशन समझ में आ गई? चलो अब सोचो अगली बात, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम। एक ये भी तो बात है बच्चों, टेक्निक कैसी रहनी चाहिए, सेम। अब बच्चों मान लो हम 5वीं लेबर तक आए और हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, खराब है, हाथों से काम कर रहे हैं, हल से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, LIT। और जैसे ही छठी लेबर पे लॉ आया डिमिनिशिंग रिटर्न पे, आपने तभी LIT को किस में कन्वर्ट कर दिया, CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। हल हटा दिया, ट्रैक्टर ले आए, थ्रेशर्स ले आए, बड़ी बड़ी मशीनों से काम करना शुरू कर दिया आपने। तो बेटा हो सकता है डिमिनिशिंग रिटर्न से फिर से लॉ कौन सी स्टेज में एंटर कर जाए, इंक्रीजिंग रिटर्न में। आपने क्योंकि बीच में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो बच्चों अगर आपने घटिया टेक्नोलॉजी से काम शुरू किया तो शुरू से लेके अंत तक घटिया टेक्नोलॉजी रखो, और अगर बढ़िया टेक्नोलॉजी से काम शुरू किया तो शुरू से लेके एंड तक बढ़िया टेक्नोलॉजी रखो। मतलब बीच में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपको चेंज नहीं करनी है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी एक अजम्पशन है बेटा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन सेम। और अगली बात बेटा, चौथे अजम्पशन, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर शुड इंक्रीज ओनली 1 by 1। एक एक करके बंदे बढ़ाने हैं सर, ऐसा नहीं पहले एक लेबर उठाया सीधा चौथा 3 लेबर और उड़ा दी इकट्ठे, ऐसा नहीं होगा। एक लेबर है, एक के साथ एक, कितने लेबर हो गए, 2 के साथ एक, कितने लेबर हो गए, 3 के साथ एक, कितने लेबर हो गए, 4। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विल इंक्रीज ओनली 1 by 1, ओनली देन द लॉ विल ऑपरेट, अदरवाइज नॉट। एंड दिस इज द ऑब्वियसली कौन सा लॉ है बच्चों, शॉर्ट रन लॉ है। ये बिल्कुल भी आपका लॉन्ग रन में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में आप फिक्स फैक्टर को भी क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, और वेरिएबल फैक्टर तो बदल ही सकते हो, और साथ साथ किसको बदल सकते हो, फिक्स फैक्टर को। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आप फिक्स फैक्टर को भी बदल सकते हो, वेरिएबल फैक्टर भी बदल सकते हो, तो क्या ये लॉ लगेगा? इस लॉ के लगने की वजह पता है क्या आपको? कोई बच्चा बताए, हम इंक्रीजिंग रिटर्न से डिमिनिशिंग रिटर्न में एंटर क्यों हुए थे? कॉम्बिनेशन खराब क्यों हुआ था? ओवर यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेड है। समझ रहे हो? जैसे ही मेरा लॉ, आप मुझे ये जवाब देना, जैसे ही मेरा लॉ यहां पे आया और हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार लेबर ज़्यादा हो गई है और लैंड कंपैरेटिवली कम रह गई है, और मैं यहां पर लैंड भी बढ़ा दूं 3 हेक्टेयर 5 लेबर के साथ, 6 लेबर के साथ, तो डू यू थिंक दैट लॉ विल एंटर इन द डिमिनिशिंग रिटर्न? नो, लॉ विल बी ओनली इन द इंक्रीजिंग रिटर्न, क्योंकि लॉ के लगने की वजह ही यही है कि लैंड और लेबर का कोऑर्डिनेशन क्या हो गया है, डिस्टर्ब। लेकिन आप डिस्टर्ब ना होने दो, लेबर भी बढ़ा दो, लैंड भी बढ़ा दो, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और लॉ हमेशा कौन सी स्टेज में रहेगा, फर्स्ट स्टेज में ही रहेगा। लेकिन बच्चों ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप लैंड को शॉर्ट रन में बढ़ा नहीं सकते हो। यू कैन ओनली इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 1 by 1। इज दैट ओके और नॉट? पॉइंट क्लियर है? चलो अब ये रही बेटे अजम्पशन। अब आ जाओ, टेबल भी होगी बेटे। अब आ जाओ बच्चों इसके डायग्राम पे, बनाइए बेटे मेरे साथ साथ। जिस बच्चे का डायग्राम नीट एंड क्लीन होता है बेटा इस टॉपिक के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, उसके फुल मार्क्स आते हैं। जिसका डायग्राम अटक गया उस बच्चे के फुल मार्क्स नहीं आ सकते, गारंटी है ये। टेबल साफ सुथरी, डायग्राम इंप्रेसिव, नंबर फुल। ठीक, आ जाओ डायग्राम बनाओ बेटे। O X Y,
एक्स एक्सिस पे बच्चों क्या लिया था बेटा कल, बोलो। बस तो फिर वही ले लो, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या लिया था बेटे कल, जो जिसका डायग्राम बना रहे हो, क्या बना रहे हैं अपन लोग इस पे, टीपी। टीपी ले लो बेटे। हाँ? 1 2 3, थोड़ा छोटा कर, उसमें नहीं होता ऐसे, अपन नहीं होता उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ठीक है। 8 तक बेटा फैक्टर लो, और टोटल प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम 15 तक गया, 15 तक गया बच्चों। तो मेरे विचार में, मेरे हिसाब से आप 3-3 का गैप ले लो वो भी चलेगा, 2-2 का गैप ले लो वो भी चलेगा। मैं 2-2 का ले रहा हूँ बेटे। 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली यूनिट ऑफ लेबर पर बच्चों आपका टोटल प्रोडक्शन 2 है, 2 है। ये लो जी, मैं डॉट लगा रहा हूँ ब्लैक से बेटा, ताकि डिफरेंशिएट कर सको आप इसके अंदर। ये लो जी 2। सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर पर टोटल प्रोडक्शन 5 है, ये बेटे 5। थर्ड यूनिट ऑफ लेबर पर टोटल प्रोडक्शन 9 है, 9 है। ये थर्ड यूनिट ऑफ लेबर और टोटल प्रोडक्शन आपका 9 है। थर्ड यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन 9 है, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन 12 है, ये फोर्थ यूनिट, और ये टोटल प्रोडक्शन आपका 12 है। फिफ्थ यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन 14 है, फिफ्थ यूनिट टोटल प्रोडक्शन 14। सिक्स्थ यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन 15 है, ये 15। थोड़ा सा और आगे आएगा। सेवेंथ यूनिट पे भी टोटल प्रोडक्शन 15 ही है। एट्थ यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन 14। डन, ठीक है बच्चों। और इसकी स्लोप मैं बता दूं आपको, स्लोप बेटा आने वाली है, ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये आने वाली है इसकी स्लोप। मेरा थोड़ा सरफेस इस तरह का बच्चा स्लिपरी है, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। आपका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। ये शेप आएगी बच्चों। नहीं मेरे भाई, ये गलत हो गया। पता कैसे गलत हो गया? तूने शुरू से लेके अंत तक स्लोप को कैसे रखा, देख मेरी बात सुन। तेरी स्लोप कुछ ऐसी नहीं आ रही, ऐसी देख, ध्यान से देख, ऐसी ही आ रही है। और मेरी स्लोप कैसे जा रही है, पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे। तो जिस बच्चे की स्लोप ऐसी आ रही है, ये वाली बेटे, वो गलत है, ठीक है। हरमन का परफेक्ट। थोड़ा सा बेंड और हो जाता तो अच्छा रहता, वो भी ठीक है। हिया दिखा बेटा, थोड़ी सी और बेंड आने की गुंजाइश थी। चलो, आपको बात मेरी समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? ये बनेगा बेटा डायग्राम। चलिए, अब ये तो हो गया बेटा टोटल प्रोडक्शन। बच्चों एक क्वेश्चन का जवाब दो, कल बताया भी था मैंने। थर्ड यूनिट तक इसकी स्लोप कैसी है, कनकेव या कन्वेक्स? कनकेव है ना। थर्ड यूनिट तक कैसी स्लोप है, कनकेव। ऐसे को आप एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ओरिजिन की तरफ देखेंगे तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और थर्ड यूनिट के बाद वाले को अगर आप ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और उसकी शक्ल ओरिजिन से देखेंगे तो कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इज दैट क्लियर? तो बच्चों
थर्ड यूनिट को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, ये लो जी, थर्ड यूनिट को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। थर्ड वाली यूनिट पर जो आपका 9 टोटल प्रोडक्शन है, इसको बोलते हैं बेटा ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर क्यों बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर ग्राफ ने अपना कर्वेचर चेंज कर लिया है। पहले कैसे है? कनकेव, बाद में कैसा हो गया? कन्वेक्स। ठीक है ना? तो जरा इसकी शक्ल के नाम को लिख दो यहां पे, ये कॉनकेव, और यहां लिख दो कॉन्वेक्स, और इस ई पॉइंट को लिख दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। किसी बच्चे ने फुल फॉर्म लिखनी तो लिख लेना बेटे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अंदर भी आएगी इसकी फुल फॉर्म, वहां लिखी मिल जाएगी। कॉनकेव, अच्छा कॉन्वेक्स, स्पेलिंग इन्फ्लेक्शन, INF फ्लेक्शन। बस ये मैं भी बनाऊंगा, यही बनेगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलो। कन्वेक्स की स्पेलिंग भी गलत है भाई, ये ठीक कर लेना, कॉन्वेक्स। चलो ठीक है जी, टीपी बन गया बेटा। अब आ जाओ बेटे आप एमपी और एपी पे। बनाओ बच्चे, नीचे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिखो जी, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। इधर आपको दो चीजें बनानी है बेटा, एमपी भी बनाना है एंड एपी भी बनाना है। और अभी जवाब मिलेगा हमें इस बात का कि हम टीपी को इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट क्यों नहीं दिखाते। ठीक है ना, अभी उसका जवाब मिलेगा। ध्यान ये रखना बेटा, जहां ऊपर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का 1 है, नीचे एग्जैक्टली वही 1 आना चाहिए। यानी इस 1 के नीचे 1, आप मेरी बात समझ गए? 2 के नीचे 2, तो इधर ये 8 है, एग्जैक्टली 8 के नीचे 8। अगर ये नहीं आया बेटा तो डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 4 के नीचे 4, ऐसे ही एग्जैक्टली 5 यहाँ पे, 6, 7, 8, 6, 7, 8 ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी। एमपी और एपी की टेबल देखो बेटा, एमपी और एपी की टेबल में मैक्सिमम कितना कंटेंट है? 4। मिनिमम कितना बेटा? मिनिमम तो सर 0 भी है, -1 भी है, तो 4 तक मैक्सिमम गया है और नेगेटिव -1 तक गया है ना। तो 4 के लिए बेटा मैं 1-1 का गैप ले रहा हूं यहाँ पे। 1-1 छोटा हो जाएगा, 2-2 का ही लो बेटे, 1-1 छोटा हो जाएगा। 2, 4 और नीचे -2। एक्सिस को मैंने नीचे भी ले लिया बेटा, -2 की तरफ। डन। ये 2, ये 4, ये ओरिजिन O, ये -2। ओके, चलो पहले एमपी बनाओ बेटे, मार्जिनल प्रोडक्शन। बोलो जी, पहली यूनिट में बेटा कितना है? 2, ब्लैक डॉट देखना, 2। उसके बाद बोलो बेटा मार्जिनल, 2 के बाद 3, अगला बोलो बेटा 4, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, अगला बच्चों 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1। ठीक है बच्चों, थोड़े से डॉट्स देख लेना, मेरे थोड़ा सा सिमेट्री में नहीं जा रहे हैं, ये थोड़े से ऐसे आएंगे। ठीक है तो बच्चों, इन सबको अगर ज्वाइन कर देंगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, फ्री हैंड कर्व ज्वाइन करो बेटा, ये आ जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व। फ्री हैंड मिला देना, ऐसे स्केल से ज्वाइन नहीं करना, फ्री हैंड कर्व बनाओ, ऐसे बनेगा मार्जिनल प्रोडक्शन। बन रहा है कुछ कुछ?
अगर आप 1 2 3 4 का गैप ले लोगे तब भी चलेगा बेटा। मैंने जैसे 2 और 4 लिया, आप 1 2 3 4 लेना चाहते हो वाई एक्सिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बनाओ एपी को। फर्स्ट यूनिट बेटा एपी कितना था बोलो? एपी 2 सर, 2। ये एपी के डॉट्स मैं ले रहा हूं ब्लू कलर के, ये लो जी एपी। देन बच्चों कितना है? 2.5, ये लो जी थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद बेटा कितना है? 3, आई गेस 3। उसके बाद 3, उसके बाद 2.8, उसके बाद 2.5, उसके बाद 2.1 7 पे, उसके बाद 1.7 8 पे। और इन सबको ज्वाइन कर लो बच्चों, तो ये यहीं से शुरू होगा आपका ग्राफ, दोनों एक जगह से शुरू होंगे और ये हो जाएगा बेटे आपका एवरेज प्रोडक्शन कर्व एपी। ये एमपी रेड वाला, ऊपर टीपी और ये नीचे आपका एमपी। मैं एक पे व्यू ले लेता हूं इसका, ये लो, ये लो जी, ये बनेंगे बेटे डायग्राम। ऊपर वाला टीपी, नीचे मेरे पास दो हैं एमपी वर्सेस एपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये है कि थर्ड यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बेटा। थर्ड यूनिट ऑफ लेबर, ई पॉइंट के बिल्कुल नीचे आपकी थर्ड यूनिट ऑफ लेबर के बिल्कुल नीचे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन का मैक्सिमम पॉइंट अगर नहीं आया तो डायग्राम का कोई फायदा नहीं। एक तो ये मैच होना चाहिए, देखो देखो ऊपर ई के बिल्कुल नीचे 3 के बिल्कुल नीचे 3 के ऊपर एमपी का मैक्सिमम पॉइंट। ये पहला पॉइंट है जो सबसे स्पेशल है, होना चाहिए। यहां पर आपकी फर्स्ट स्टेज का एंड होता है, क्योंकि आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते होते अब टर्न काट रही है, तो यहां पर आपकी फर्स्ट स्टेज का क्या हो रहा है बच्चों? एंड हो रहा है। यहां लिख देता हूं मैं फर्स्ट स्टेज, गॉट इट। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका टैली नहीं हुआ तो डायग्राम किसी काम का नहीं है। वो पॉइंट कौन सा है कि 7th यूनिट जहां पर आपकी लेबर की है वहां पर आपका टीपी मैक्सिमम होगा 15 वर्सेस 15। उस 15 के बिल्कुल नीचे आपका 7th यूनिट ऑफ लेबर होगा। एक सेकंड में सीधी कर लो लाइन। इसके बिल्कुल नीचे आपका 7th यूनिट ऑफ लेबर होना चाहिए, हल्का सा मेरा भी इटका है पॉइंट। और उसके बिल्कुल नीचे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन का जो है, मार्जिनल प्रोडक्शन का 0 पॉइंट होना चाहिए। जहां पर आपका टीपी मैक्सिमम है वहां पर एमपी होना चाहिए आपका 0। तो अगर किसी का ये पॉइंट अटक रहा है बेटा तो उसका भी डायग्राम गलत है। ये आपकी सेकंड स्टेज है। और उसके बाद बची हुई आपकी बच्चों थर्ड स्टेज। सबसे पहले आप अपने डायग्राम को ओके करें, उसके बाद मैं अगली बात बताऊंगा। सुनो बात। फर्स्ट स्टेज में टीपी की क्या पोजीशन है बच्चों? फर्स्ट स्टेज कहां तक है? ई तक है या एफ तक है? ऑब्वियसली ई तक है। ई तक की स्टेज कौन सी रिटर्न की स्टेज है? इंक्रीजिंग रिटर्न। उस इंक्रीजिंग रिटर्न में आप मुझे बताओ टीपी की क्या पोजीशन है? टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट इंक्रीजिंग रेट। व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बिल्कुल नीचे देखो तो एमपी की क्या पोजीशन है? एमपी इज इंक्रीजिंग। गॉट इट और नॉट? देखो जी तक एमपी क्या पोजीशन है? एमपी इज इंक्रीजिंग। डन है ये बात? ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी देखते जाओ। एमपी इज इंक्रीजिंग एंड रीचेज एट पॉइंट जी। डन हो गया? ओके। अब जरा सेकेंड स्टेज पे बताते हैं। अच्छा, टीपी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद ई कौन सा पॉइंट है बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद टीपी की क्या पोजीशन है? टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट विच रेट? डिक्रीजिंग रेट। कौन से वहां तक बेटा? ये पूरा ई से लेके एफ तक टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड हेंस एमपी इज डिक्रीजिंग। और एमपी जी के बाद घटते घटते कि बेटा कहां तक पहुंच गया? सी तक पहुंच गया, रेगुलरली डिक्रीजिंग। वेयर टीपी इज मैक्सिमम एट पॉइंट एफ, एमपी इज 0 एट पॉइंट सी। डन हो गया अभी पॉइंट?
नीचे एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ, ये देखो ओ से ई तक फर्स्ट स्टेज हो गया, ई से एफ तक बच्चों कौन सी स्टेज हो गई, सेकेंड स्टेज, जहां पर टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड रीचेज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट एफ, टीपी बिकम्स कॉन्वेक्स शेप्ड कर्व। इज दैट ओके? पॉइंट क्लियर? एमपी की पोजीशन बच्चों इस सेकेंड स्टेज के पूरे दौरान में क्या रही कि एमपी ने इस सेकेंड स्टेज में घटना स्टार्ट किया जी के बाद, बोलो सही है, घटना स्टार्ट किया। एमपी घटते घटते कहां तक पहुंच गया बच्चों, पहले एच तक पहुंचा, बोलो पहले कहां तक पहुंचा, एच तक पहुंचा, और एच पे पहुंच के क्या सिचुएशन हुई, एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एमपी और एपी दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद घटते 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 कहां तक पहुंच गया बच्चों, एमपी सी तक पहुंच गया, और सी तक मतलब कि जहां पर टीपी तुम्हारा क्या है बच्चों, मैक्सिमम यानी एफ, उसके बिल्कुल नीचे एमपी क्या हो गया, जीरो। कहां पे पहुंच गया बच्चों, एमपी सी पे, और यहां पर एंड हो गया हमारी कौन सी स्टेज का, सेकंड स्टेज का एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद भी अगर हमने अपने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर नहीं रखे, तो अगर हम पॉइंट एफ के आगे निकल गए तो बेटा कौन सी रेट स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर नेगेटिव रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। टीपी इज गोइंग टू बी फॉल, एफ के बाद बच्चों ये देखो टीपी घटना स्टार्ट हो गया, और एमपी उस स्टेज में क्या हो जाएगा, यहां पर एमपी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। बोलो डन है? ठीक है, एमपी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ये रहा, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट इज बिलो एक्स एक्सिस एंड बिकम्स नेगेटिव। बोलो भाई तीनों स्टेजेस क्लियर हैं? अब इसमें एक बात पूछता है बेटे हमसे, क्या फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन को रोकना ठीक है? हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होते चले जा रहा है, तुम यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर के साथ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हो, और टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। 2 के बाद 5 के बाद कितना हुआ था, 9 बढ़ रहा है। क्या फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन को रोकना ठीक है? क्या हमें सेकंड स्टेज तक लेके जाना चाहिए लॉ को, या फर्स्ट स्टेज में रोक देना चाहिए? रोक देना चाहिए। बेटे ये आंसर क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारा लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न से कौन से रिटर्न में एंटर कर रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न में। यही बात है ना बच्चों? पर मुझे एक बात बताओ, हमारा फर्स्ट स्टेज में लॉ है इंक्रीजिंग रिटर्न में, ठीक है, हम कमा रहे हैं बहुत बढ़िया पैसे, बहुत बढ़िया पैसे, ठीक है, हम 200 लगा के 500 का प्रोडक्ट बना रहे हैं। 200 की कॉस्ट पे कितना का प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा, 500 का, बढ़िया चल रहा था। लेकिन बेटे मुझे बताओ, अगर सेकंड स्टेज में हम 200 लगा के 300 का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या गलत है? क्या आपको बचत नहीं हो रही है? बचत तो हो रही है, प्रॉफिट कम है, पर बेटा प्रॉफिट तो है। मेरी बात समझ रहे हो? इंक्रीजिंग रिटर्न आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पहले वाली प्रॉफिटेबिलिटी से क्या हो चुकी है, थोड़ी कम, लेकिन आपको नुकसान तो नहीं हो रहा। बेटे अगर नुकसान नहीं हो रहा तो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न में भी लॉ को रोक देना क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब आप फर्स्ट स्टेज में प्रॉफिट जहां पर बहुत ज्यादा कमा रहे हो, एकदम क्रीम कमा रहे हो, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन सेकेंड स्टेज के एंड तक आपको प्रॉफिट क्या होते चले रहे, थोड़े थोड़े कम और कम और कम, लेकिन एटलीस्ट क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है ना। तो सेकेंड स्टेज के एंड तक लॉ को रोकना गलत होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट इन द फर्स्ट स्टेज, बट यू आर गेटिंग लेस बेनिफिट इन द सेकेंड स्टेज। तो बेटा लेस बेनिफिट वाला भी तो सिचुएशन रखो ना। 100 रुपए तो कमा रहे हैं, माना पहले कितने कमा रहे थे, 300, अभी कितने कमा रहे हैं, 100। बेटा अगर आप 50 भी कमा रहे हो तो 50 रुपए की भी कमाई को रोकना तो गलत होगा। तो इसका मतलब सेकंड स्टेज में भी लॉ नहीं रुकना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कहां तक लॉ को चलते जाना चाहिए, सेकंड स्टेज के एंड तक, एफ पॉइंट जहां तक टीपी का नहीं आता तब तक आपको लॉ को रोकना नहीं चाहिए। मुझे बस इतना बताओ, थर्ड स्टेज में लॉ को लाना चाहिए, रोक देना चाहिए? थर्ड स्टेज में 100% लॉ को क्या कर देना चाहिए बेटा, रोक देना चाहिए, क्योंकि आप फैक्टर्स भी बढ़ा रहे हो। देखो पहले कितने लेबर लगा रखे थे आपने, 7, फिर आपने कितना लेबर लगाया, 8, एक लेबर का खर्चा बढ़ा,
एक लेबर का खर्चा बढ़ा और रेवेन्यू कितना हो गया बताओ, मतलब प्रोडक्शन कितना हो गया, 15 से कितना हो गया। अब एक तो आप एक लेबर को पैसे दे रहे हो और दूसरा आप अपनी प्रोडक्शन को 15 से घटा के कितना कर रहे हो, 14। तो थर्ड स्टेज में तो लॉ को ले जाना पूरी तरह से नॉनसेंस है। बच्चों बात समझ में आ गई? तो आपको यही लिखा, जरा पढ़ो एक बार फर्स्ट स्टेज की बात लिखो। फर्स्ट स्टेज में क्या कहते हैं, ए फर्म शुड नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन, नहीं रोकना चाहिए फर्स्ट स्टेज में, बट कंटिन्यू इट। सर क्यों? बिकॉज एज एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर गिविंग मोर एंड मोर मार्जिनल प्रोडक्शन, बिकॉज द फर्म इज मूविंग टुवर्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर, दस देयर इज मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट्स। तो पहली स्टेज में तो लॉ को रोकना नहीं चाहिए। बोलो समझ में आ गया? थर्ड स्टेज में बताओ, अ फर्म शुड नॉट एंटर, थर्ड स्टेज में भी एंटर नहीं करना चाहिए। इन दिस स्टेज एज द प्रोडक्शन स्टार्ट फॉलिंग विद एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, that is marginal production of every additional unit of variable factor is what? नेगेटिव। तो बच्चों अब मैं अगर प्रोडक्शन को बढ़ाता चला जाऊं, इधर से वेरिएबल फैक्टर बढ़ाऊं, उधर से प्रोडक्शन घटनी स्टार्ट हो जाए, तो बच्चों उसमें लॉ को एंटर कर देना कैसी सिचुएशन होगी? फुलिश सिचुएशन होगी। तो थर्ड स्टेज में लॉ को नहीं लाना है, बिकॉज टीपी डिक्लाइंस इवन व्हेन सीओपी इज राइजिंग। आपके खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रोडक्शन क्या होती चली जा रही है? घटती चली जा रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेज में लॉ को रोकना वो गलत है, थर्ड स्टेज में लॉ को एंटर होने देना वो भी गलत है। तो भाई फिर बढ़िया क्या है? फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज दोनों स्टेजेस को क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक एब्सर्डिटी, कि नुकसानदायक है। फर्स्ट स्टेज में रोक लोगे तो ज्यादा कमाई आपकी रुक जाएगी, थर्ड स्टेज में आ जाओगे तो नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? दीज स्टेजेस आर रेड्यूंडेंट। रेड्यूंडेंट का मतलब होता है इन स्टेजेस पे आपको एंटर नहीं कर देना, ठीक है ना, रोक देना, हेजिटेट। रेड्यूंडेंट का एग्जैक्ट मीनिंग है हेजिटेट, समझ रहे हो? तो इसका मतलब सबसे अच्छी सिचुएशन कौन सी है भाई? सेकंड स्टेज। क्यों? क्योंकि आपने इंक्रीजिंग रिटर्न के भी सारे बेनिफिट कमा लिए। प्रोडक्शन वाज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, सो यू रीप्ड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और आप जब डिमिनिशिंग रिटर्न पे एंटर कर रहे हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है? थोड़ी सी कम हो रही है, बट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रुक नहीं रही है, आप लॉसेस में नहीं जा रहे हो। तो इसका मतलब सेकंड स्टेज में लॉ को एंड तक चलाए रखना चाहिए। बच्चों बात समझ में आ रही है? सो इट कंक्लूड्स अ प्रोड्यूसर शुड स्टॉप प्रोडक्शन in this stage, in the end of second stage. Eventually a producer should select the combination where TP gets maximum, जबकि आपका टोटल प्रॉफिट क्या होना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम होना चाहिए। और ऐसा होते हुए एक प्रोड्यूसर रीप कर लेता है इंक्रीजिंग रिटर्न के भी सारे बेनिफिट, और कौन से रिटर्न के बेनिफिट? डिमिनिशिंग रिटर्न के भी सारे बेनिफिट एक प्रोड्यूसर ऑप्ट कर लेता है। और यहां सेकंड स्टेज के एंड तक हमें प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है? तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर बेटा कि फर्स्ट स्टेज क्या प्रोडक्शन की बेस्ट स्टेज है, तो जवाब होगा नहीं। हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में थर्ड स्टेज क्या प्रोडक्शन की बेस्ट स्टेज है, तो जवाब क्या है बेटा? नहीं। क्या सेकंड स्टेज प्रोडक्शन की बेस्ट स्टेज है, तो जवाब है यस। लेकिन सेकंड स्टेज के भी मिड में रोकना वो भी गलत है। सेकंड स्टेज का एंड यानी एफ पॉइंट तक आपको अपने लॉ को लेके जाना है, तब आप इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न के सारे बेनिफिट्स को क्या कर चुके हो? रीप कर चुके हो, और वो आपके लॉ की बेस्ट स्टेज है। बच्चों बात समझ में आ गई?